हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लिया है सर। स्टडी मैथ डिस्कशन, ऑल क्वेश्चंस, लगभग लगभग सर हमने सारे प्रोविजंस को टच किया, सारे प्रोविजंस को अच्छे से देखा है, अच्छा खासा कवर किया है। सर कितने नंबर्स कवर होगा सर, एक तो आइडिया बता दो सर। देखो सर, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया 6 मार्क्स डन, इंक्वायरी इंस्पेक्शन 5 मार्क्स डन, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट सर 5 मार्क्स डन। सर सही बता रहा हूँ, 5 मार्क्स। मैं डिस्क्रिप्टिव बात बताऊँ सर, डिस्क्रिप्टिव आना ही है, आना ही आना है इससे। सर और क्या करा है हमने, देखो। और सर हमें किया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन सर 3 to 4 मार्क्स डन। सर कितने हो गए सर 6 5 11 5 16 बट 20 नंबर के मार्क्स सर एग्जामिनेशन पर्पज से हमने कवर कर लिए सर फॉर डिस्क्रिप्टिव, और 4-5 नंबर एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे इससे। 20 to 25 मार्क्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और सर देखो, मैं वीडियो को लंबा कर रहा हूँ, आप 1.5 पे देखो वीडियो को। मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल को और अच्छे से समझा सकूँ। चलो ठीक है सर, आज क्या करेंगे सर। सर आज मेरा टारगेट क्या है ना, एक छोटा चैप्टर उठाने का। सर क्यों छोटा चैप्टर उठा रहे हैं सर, ये ऐसा चैप्टर है ना, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, एडजुडिकेशंस एंड स्पेशल कोर्ट। सर ये चैप्टर एग्जाम में लोग छोड़ के जाते हैं, सच बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में लोग छोड़ के जाते हैं सर। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना कि इसको इग्नोर मारते हैं लोग। सर मैं इसलिए अभी उठा रहा हूँ ना कि 1 to 2 क्लास, या देखो आज मैं मोस्टली सारे प्रोविजंस कर दूंगा इसके, 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स मैंने इसके सारे प्रोविजंस कर डालूंगा। बट मुझे अगला क्लास कल का चाहिए रिगार्डिंग स्पेशल कोड। ठीक है, स्पेशल कोड मेरे को अगला क्लास चाहिए, और मैं उस क्लास में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा स्टडी मैट के। तो ये 2 क्लासेस में सर ये चैप्टर सर एंड हो जाएगा। सर इससे क्वेश्चन आते हैं, हाँ सर इससे क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट मी सर, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस बार के एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आया था, पहले एग्जामिनेशन क्वेश्चन आए थे। लोग इसे इग्नोर मारते, लोग पता है सर क्या करते हैं, बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी कोड कंपनी लॉ में उलझ जाते हैं। डायरेक्टर, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, पावर ऑफ डायरेक्टर। सर फैक्ट अच्छा है कि इससे हाँ 20 to 25 मार्क्स एग्जामिनेशन में आते हैं। सर हमें यह भी पता है कि बच्चे ये करके ही जाने वाले हैं और 20-25 मार्क्स आने वाले हैं। बट सर ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ आपको 5 मार्क्स मिलते हैं सर, जहाँ पे आप ये प्रोविजंस, अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चन, इस यहाँ से इस जोन में क्वेश्चन हार्ड भी आया ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है सर लड्डू वाले। और ये लड्डू वाले क्वेश्चन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम ये प्रोविजंस पढ़े ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो सर हमारा सारा यहाँ पे रहेगा, ध्यान रहेगा इस चैप्टर के प्रोविजंस को भी करने का, कि हम छोटे वाले क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सके अगर यहाँ से क्वेश्चन कुछ हार्ड आया तो। क्योंकि ऐसे अगर खेलेगा ना सर, तो ऐसे यहाँ पे ज़्यादा खेलता है, 20-25 मार्क्स आपको हार्ड बना सकता है। बट यहाँ पे वो सिंपल क्वेश्चंस पूछता है सर आपसे, क्योंकि बच्चे जानता है ऐसे कि यहाँ पे ये बच्चे चैप्टर छोड़ के जाते हैं, तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछ के भी खेल सकता है आपके साथ। तो आपको ये चैप्टर आइडिया होना चाहिए, चैप्टर में क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या पढ़ना है, तो हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है सर। सर थोड़ा वर्डिंग का मतलब बताओ क्या क्या होता है। देखो इसको आप अभी होल्ड रखना, ठीक है, ये होल्ड रखना। ये हम पढ़ेंगे जब पेनल्टीज़ पढ़ेंगे ना, पेनल्टीज़ का अलग से सेक्शन बनाऊंगा 447 से लेके 455 तक, उसको यहाँ देखेंगे हम। 446 तक हम यहाँ देखेंगे। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग। देखो सर कंपाउंडिंग होता क्या है, पहले मैं बताता हूँ कंपाउंडिंग होता क्या है। सिंपल समझो, किसी को पनिशमेंट मिला, ठीक है, और किसी ने अपनी वो फाइल की थी, कंप्लेन फाइल की थी। मान लो ये बंदा है, इसने क्या किया सर, मर्डर किया। इसने कंप्लेन फाइल की कोर्ट में, इसको क्या मिला सर, पनिशमेंट मिला। और पनिशमेंट क्या मिला इसको सर, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, मतलब जेल प्लस फाइन। बट सर इसने मर्डर नहीं किया। मान लो इसने क्या किया, सेक्शन मान लो 220 का क्या किया, नॉन कंप्लाइंस किया। तो सर इतनी बड़ी नॉन कंप्लाइंस के लिए सर इसको जेल हो जाएगा? नहीं, मान लो जेल नहीं है, इसमें लिखा गया था सर 220 का नॉन कंप्लाइंस किया, इसमें ये लिखा, मैं बता देखो अभी मैं बस ब्रीफ बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पे कि इसको इम्प्रिजमेंट हो सकता है और जेल, और ये फाइन पेनल्टी लग सकता है। मतलब यहाँ पे इम्प्रिजमेंट और पेनल्टी या फाइन, मान लो फाइन लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे और डाल दिया, मतलब सर ये बोला गया ना, कंपाउंडिंग संभव सर यही होता है। कंपाउंडिंग मतलब होता है समझौता करना। अगर तुम्हारा क्या कहते हैं फ्रॉड, ये क्राइम इतना संगीन है ना, जहाँ तुम्हें इम्प्रिजमेंट होना ही होना है, यहाँ पे और नहीं था, मान लो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होना ही था, मतलब इम्प्रिजमेंट एंड, मतलब ये तो तुम्हारा मैंडेटरी था, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग होने के चांसेस नहीं होते सर। सर कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, समझौता होता है। मतलब हम बोलते हैं सर देखो इम्प्रिजमेंट छोड़ दो हमारा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे और है इम्प्रिजमेंट और पेनल्टी। काम करो आप सर, पेनल्टी लेके फाइन लेके ना हमसे काम करवा लो सर, इम्प्रिजमेंट छोड़ दो सर, यहाँ पे और लिखा है सर प्लीज़। बट यहाँ पे एंड लिखा रहता ना सर, तो यहाँ पे समझौता नहीं होता। मतलब तुमने ऐसा क्राइम किया ना जहाँ पे इम्प्रिजमेंट होना बनता है,
तो यहाँ पे तुम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते हैं। जैसा मतलब मर्डर किया तुमने, तो मान लो बच्चे चोरी करते थे गली मोहल्ले में, तो ऐसा क्राइम किया ना जहाँ पे तुम्हारा इम्प्रिजमेंट लिखा हुआ था कि हाँ ये 3 साल इम्प्रिजमेंट होना है प्लस 25 लाख का फाइन लगना है, बट तुमने ऐसा काम किया ना, जैसे मान लो कि तुमने सेक्शन 383 डॉक्यूमेंट्स फाइन लेके आया फॉरेन कंपनी का, तो उसमें बोल दिया गया, मान लो एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लो ये हटाओ, मान लो 244 का कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी ऐसा किया जो जितना संगीन नहीं था, यहाँ पे बस इसका ये लिखा था अगर ये नहीं किया तो यहाँ पे तुम्हें इम्प्रिजमेंट और फाइन लग सकता है, तो कंपाउंडिंग यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला था, इम्प्रिजमेंट और, मतलब या तो इम्प्रिजमेंट हो जाए या तो फाइन हो जाए, ठीक है, या बोथ वाला भी में भी। तो यहाँ पे ऐसा मामला संगीन नहीं था, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट और लिखा, मतलब लिखने वाले में भी पता था कि मामला संगीन नहीं है, या तो इम्प्रिजमेंट दे दो या तो फाइन दे दो। यहाँ पे हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। मान लो सामने वाले ने बोल दिया कि आपको इम्प्रिजमेंट होगा 3 साल का, तो ये आएगा कंपाउंडिंग, सर कुछ ले दे के ना 1-2 करोड़ रुपये ले दे के मेरा इम्प्रिजमेंट रोक डालो, क्योंकि यहाँ पे सर फाइन बोलने के बोला, हम फाइन देने रेडी है सर। तो कंपाउंडिंग मतलब यही होता है, सिंपल समझो, जहाँ पे समझौता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इम्प्रिजमेंट मैंडेटरी होता है, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट एंड लिखा होता ना सर, तब यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। एक ब्रीफ बता रहा हूँ। स्पेशल कोर्ट सर, जहाँ फ्रॉड वाले मामले होते हैं ना, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्पेशल कोर्ट क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, क्योंकि हमारा कोर्ट ऑलरेडी बहुत बर्डन पे है सर, 3 करोड़ 2 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो उसको स्पीडी ट्रायल के लिए ना स्पेशल कोर्ट क्रिएट कर सकता है। कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल कोर्ट में एक बेंच वाले 4 मेंबर्स होते हैं, 4 बेंच वाले मेंबर्स होते हैं, वहाँ सेशन कोर्ट का जज, एडिशनल कोर्ट का जज, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब होते हैं, पढ़ेंगे। स्पेशल कोर्ट क्यों बनाया गया, फॉर स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ग्रीवांसेस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्पेशल कोर्ट का क्रिएशन किया गया, किसने क्रिएशन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएशन किया, ठीक है सर। अब हम क्या आते हैं, अब हम इस चैप्टर में ना देखो, मेरे को लगता है ना सर, इस चैप्टर में ना आप स्टडी मैट को थोड़ा कम भी करोगे ना चलेगा, इसको आप नोट से करना, मेरा मानना है। स्टडी मैट उठाओगे, मैंने कवर सब किया हुआ है, बट ये चैप्टर में ना स्टडी मैट ठीक है, वर्डिंग थोड़ा टफ है इसकी स्टडी मैट में, तो एक नोट्स प्रॉपर मैंने बना दिया आपके लिए, कोशिश करना नोट से करने का, स्टडी मैट भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो सर, सब पहला सेक्शन पढ़ाओ इस चैप्टर का। चलो देखो, मैं जो सेक्शन पढ़ाऊंगा ना सर, जिस सीक्वेंस पढ़ाऊंगा बस उसी सीक्वेंस से पढ़ना है आपको। अब बुक खोले ना, सब मिल जाएंगे आपको बुक में, ठीक है। बस एक ही पार्ट में बता रहा हूँ, एजुडिकेशन, ये मैं पढ़ाऊंगा जब मैं पेनल्टीज़ पढ़ाऊंगा। पेनल्टीज़ मतलब 447 फ्रॉड वाला, 448 वाला, 454, इसमें ही मैं पढ़ाऊंगा। पेनल्टीज़ का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें पढ़ाऊंगा ये एजुडिकेशन। इसके अलावा सारा भी हम इस चैप्टर का भी पढ़ेंगे सर। यहाँ से 5 नंबर आता है, गारंटी बोल रहा हूँ, 4 से 5 नंबर आता है, तो 4 से 5 नंबर आपको एक क्लास में मिल रहा है, तो सर छोड़ के तो मत ही जाना सर। सो वो 4 से 5 आप एग्जाम में देखोगे सर, आप हंसोगे देख के, यार ये तो मज़ा आ गया, पढ़ लिया मैंने, अच्छा किया। तो वो बच्चे नहीं पढ़ के जाते सर, मोस्टली बच्चे छोड़ देते, बोलते क्यों, कौन पढ़ेगा यार ये 4-5 नंबर, ये कौन चैप्टर है, एजुडिकेशन स्पेशल कोर्ट। सर हम पढ़ेंगे ना, ठीक है सर। पहला सेक्शन क्या बोलता है सर, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। सर कौन सेक्शन बोल रहा है सर, एक सेकेंड, ठीक है सर। ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल सर, सेक्शन 439 सर, इम्पॉर्टेंट सर। क्या बोल रहा है बताता हूँ, सुनो सर। आपको पता होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। देखो मैं इसके नोट जैसे बनाऊंगा सर, वैसे ही पढ़ना, आराम से पढ़ना सर। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल सर, देखो मतलब क्या होता है सर। कॉग्निजेबल मतलब होता है अरेस्ट विदाउट एनी वारंट सर। अरेस्ट विदाउट एनी वारंट सर मतलब बताओ सर। देखो यहाँ पे ये हो सकता है ना कि अगर सामने वाले जो अरेस्ट करना है ना, उसके पास वारंट नहीं होगा, मतलब किसी ने एप्लीकेशन लिख के भी नहीं दिया ना कि उसको अरेस्ट करना है, तो भी यहाँ पे हम अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो कि अरेस्ट करने के लिए लिखना पड़ता है, मान लो इस बंदे ने क्राइम किया और इसके रिगार्डिंग क्राइम किया, इस पर्सन के रिगार्डिंग क्राइम किया, तो इस पर्सन ने इस बंदे के खिलाफ लिखा है, रिटन कंप्लेंट डाली है, तो ये क्या होता है सर, रिटन कंप्लेंट डालना, दैट नॉन कॉग्निजेबल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अरेस्ट विथ रिटन कंप्लेंट, या वारंट। बट ऐसे ऑफेंसेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे होते हैं सीरियस ऑफेंसेस,
मतलब ऐसा ऑफेंसेस है ना जहाँ पे रिटन कंप्लेन लेने की जरूरत भी नहीं है, और उस बंदे को हम विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी रिटन एप्लीकेशन, विदाउट एनी रिटन एप्लीकेशन गिवन बाय द पर्सन, हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। और नॉन बेलेबल मतलब सर उसको बेल भी नहीं मिलेगा, बेल भी नहीं, अरेस्ट भी कर ले जाएंगे, जेल भी ले जाएंगे और उसको बेल भी नहीं देंगे। मतलब इतना संगीन है, इतना संगीन है, इतना सीरियस ऑफेंस है, इतना सीरियस ऑफेंस है सर। ये क्या है नॉन कॉज में अवेलेबल, मतलब ऐसा ऑफेंस जहाँ मैटर उतना सीरियस नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी को अरेस्ट करने हम जा रहे हैं किसी मैटर पे लेके, सर उस मैटर पे ना हम किसी रिटन कंप्लेंट रहेगी, रिटन कंप्लेंट फाइल किया होगा किसी ने, तभी हम उस मैटर पे उसके रिगार्डिंग किसी के रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्या होना है, यहाँ पे रिटन कंप्लेंट हमेशा मैटर रिगार्डिंग फाइल होना चाहिए। ठीक है सर। तो हमने क्या बताना सर, हमने जाना कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है, अगर किसी को अरेस्ट करना है ना तो यहाँ कोई विदाउट एनी वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। मतलब कुछ संगीन सीरियस ऑफेंस किया, तुमने मर्डर किया है, मर्डर के लिए हम किसी का वारंट लेके आएंगे, पकड़ा गए तो यहीं पे उठा के ले जाएंगे जेल में, और तुम्हें बेल भी नहीं देंगे, विदाउट कोई बॉन्ड भी तुम फर्निश कर दोगे ना तो हम तुम्हें बेल भी नहीं देने वाले हैं। बट नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या हुआ सर, अगर किसी को अरेस्ट करना है ना तो सामने वाला कुछ रिटन कंप्लेंट फाइल किया उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर किसने अरेस्ट करना है, किसको अरेस्ट करना है, किसके द्वारा रिटर्न फाइलिंग, एंड वो बेलेबल होता है। मतलब सामने वाला अपना बॉन्ड देके 2 करोड़ या 1 करोड़ का बॉन्ड, कुछ भी बॉन्ड देके बेल भी ले सकता है, बट यहाँ बेल नहीं मिलेगा। तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है सेक्शन में, देखो सर 439, देखो क्या लिखा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस for which पुलिस ऑफिसर, देखो पहले सेक्शन की हेडिंग क्या थी सर, सेक्शन की हेडिंग थी ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, मतलब ऑफेंसेस सारे या ऑफेंसेस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है। तो हमने नॉन कॉग्निजेबल जान लिया सर क्या होता है, जहाँ पे हमें क्या होता है सर, हमें अरेस्ट वारंट चाहिए होता है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इज एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस ऑफिसर शैल नॉट अरेस्ट, मतलब वो नहीं अरेस्ट कर सकता जब तक हमारे पास क्या ना हो, वारंट ना हो। मतलब सर अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो वारंट चाहिए चाहिए, ठीक है। कॉग्निजेबल है तो विदाउट एनी वारंट कर सकता है। अब देखो क्या बोला है सर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं बताने वाला हूँ, अभी मैं कुछ लिंक करूँगा आपको याद रखना, और नहीं बताया तो सर फिर तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एवरी ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी डीम टू नॉन कॉग्निजेबल। मतलब क्या बोला सर, पूरे कंपनीज एक्ट में सर, पूरे कंपनीज एक्ट में सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे कंपनीज एक्ट में जितने ऑफेंसेस है ना सर, ऑफेंसेस क्या होता है सर, ऑफेंसेस क्या होता है, देखो ऑफेंसेस मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, पहले ये देखो सर, ये वो ऑफेंस, ये वो क्राइम। सर ऑफेंसेस मतलब होता है ना सर कि तुमने लॉ के किसी भी प्रोविजन का, सर लॉ के किसी भी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑफेंस। लॉ के किसी भी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया, दैट्स ऑफेंस। इसके अंदर आ जाता है क्राइम आ जाता है, या मान लो सीरियस ऑफेंसेस आ गए, नॉन सीरियस ऑफेंसेस आ गए। बट ऑफेंस क्या हुआ सर, एक वास्ट हुआ। ऑफेंस मतलब हो गया कि तुमने किसी भी एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया है ना, वो हुआ ऑफेंसेस, ठीक है। बट उसके अंदर मर्डर किया तुमने तो सर वो सीरियस ऑफेंसेस हुए सर, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए। तो ऑफेंस मतलब पूरा हो गया सर, सिंपल। तुमने कुछ भी नॉन कंप्लायंस किया, रिटर्न फाइल नहीं की, एओसी 4 फाइल नहीं किया तो ऑफेंस हुआ। तुमने कुछ भी ऑफेंस किया ना तो सब नॉन कॉग्निजेबल, मान लो डिविडेंड नहीं दिया, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ तो वो सारे, देखो सारे क्या हुए सर, सारे क्या हुए, सारे सर क्या हुए, क्या बोला है, इस कंपनीज एक्ट के सारे ऑफेंसेस क्या सर, नॉन कॉग्निजेबल। मतलब सर नॉन कॉग्निजेबल मतलब तुम किसी को विदाउट एनी वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, सिंपल। पूरे कंपनीज एक्ट में चाहे कि कोई भी प्रोविजन हो, तुम विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। वारंट मतलब सर, मतलब किसी का रिटन कंप्लेंट होना चाहिए तुम्हारे खिलाफ, तभी तुम जाके किसी को अरेस्ट कर सकते हो। बट रिटन कंप्लेंट नहीं है तो अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आया सर यहाँ पे गुगली, गुगली क्या आया सर, लिख दिया एक्सेप्ट। अब देखो सर, आंख बंद करके ये चीज याद कर लेना, पूरे कंपनीज एक्ट में ना सारा ऑफेंसेस क्या होता है सर, नॉन कॉग्निजेबल। मतलब यहाँ पे वारंट चाहिए,
अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए, एक्सेप्ट पूरे कंपनी एक्ट में बस एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे अरेस्ट करने के लिए हमें वारंट नहीं चाहिए होता। मतलब किसी ने रिटन कंप्लेंट नहीं भी किया होगा ना, उसको अरेस्ट करने के लिए हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोर्ट को ऑलरेडी लग रहा है कि ये बंदा तो भाई फ्रॉडलेंट बंदा है, इसको वारंट नहीं चाहिए, अरेस्ट उठाओ इसको। तो पूरे कंपनीज एक्ट में एक ही ऐसा सेक्शन है जहाँ पे विदाउट एनी वारंट हम अरेस्ट कर सकते हैं सर, एक्सेप्ट। सर याद आया, सोचो याद आया 212(6) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर 212(6) क्या था सर? सर सिंपल इसको बोलूँगा SFIO वाला। सोचो ना, जब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा सीरियस होता है तब SFIO पॉइंट होता है। तो सोचो SFIO का लगा कि तुमने कुछ ऑफेंस किया है, तो SFIO किसी का अरेस्ट वारंट का वेट नहीं करेगा, वो तुम्हें 212(6) में उठा के ले आ सकता है। हमने पढ़ा भी था वहाँ पे कि विद इन 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना होता है, इसमें एक्सक्लूडिंग होता है ट्रैवल टाइम पीरियड। तो याद रखना सर, ये MCQ या क्वेश्चन में बना के पूछ सकता है। कंपनीज एक्ट का सारा ऑफेंसेस क्या होता है सर? कंपनीज एक्ट का सारा ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होता है, मतलब यहाँ पे वारंट चाहिए ही चाहिए हमें, एक्सेप्ट 212(6) SFIO वाला। SFIO वाला कोई ऑफेंस होगा, SFIO को लग रहा है तो यहाँ किसी को विदाउट वारंट उठा के ले जा सकता है, वारंट नहीं भी रहेगा तो उठा के ले जा सकता है सर, ठीक है। तो याद रखना सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट 212(6). 212(6) में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कॉग्निजेबल है ना, सिंगल इकलौता सेक्शन बोल लो, सेक्शन 1 से लेके 457 जो भी सेक्शन कंपनीज एक्ट का है उसमें इकलौता सेक्शन है जहाँ ये क्या बोलता है, ये कॉग्निजेबल बोलता है, मतलब विदाउट एनी वारंट उठा के ले जा सकता है। सोचो इतना सीरियस बोलता है ये, और वो कहाँ? कंपनीज एक्ट में सर, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। सर कॉग्निजेंस मतलब जानकारी, वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल नहीं, जानकारी यहाँ पे होता है। कॉग्निजेंस मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन समझो। को ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट which have been committed by any member। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, आराम से रुक जो बता रहा हूँ। देखो ये छोटा सा चैप्टर है, 1 या 1.5 क्लास में खत्म कर देंगे, 5 से 6 नंबर आपके से, सही बता रहा हूँ, 5 नंबर तो आते ही है और सब इग्नोर करते हैं, इसलिए आराम से समझ बताऊंगा मैं। एनी ऑफिसर ऑफ कंपनी, देखो मैंने क्या बोला, कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस मतलब कोर्ट जानकारी लेगा कोई भी ऑफेंस मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी एक्ट का कोई भी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस करना अंडर दिस एक्ट। तुमने कोई भी ऑफेंस किया इस एक्ट में, एक्सेप्ट 212(6). 212(6) में क्या होता है? विदाउट एनी वारंट उठा सकते हैं, बट विच हैव बीन कमिटेड बाय एनी मेंबर, किसी भी मेंबर ने किया हो, कंपनी के किसी भी मेंबर ने क्या किया हो, ऑफेंस किया हो इस एक्ट में, कोर्ट उसको क्या कर सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है, मेंबर ने किया हो या एनी ऑफिसर ने किया हो ऑफ कंपनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा गूगली वर्ड, ऑन रिटन एप्लीकेशन या कंप्लेन मेड फ्रॉम। देखो क्या बोला, सिंपल हमने जान लिया ना कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। कॉग्निजेबल क्या होता है? जहाँ पे विदाउट एनी वारंट उठा के ले जा सकते हैं किसी भी मेंबर, किसी भी पर्सन को जिसने ऑफेंस किया हुआ, बट वो पूरे कंपनीज एक्ट में एक ही जगह है। कौन सा सर? SFIO वाला। SFIO चाहे तो किसी को उठा के ले जा सकता है विदाउट एनी वारंट, ये याद रखना। SFIO दिख जाना सर तो संभल के रहना, आप लोग एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। कंप्लेंट मेड फ्रॉम रिटन एप्लीकेशन, कंप्लेंट मेड फ्रॉम, ठीक है। रिटन एप्लीकेशन कंप्लेंट मेड फ्रॉम SFIO, और देखो ऑन रिटन एप्लीकेशन कंप्लेंट मेड फ्रॉम। अब देखो कौन सा मैंने बताया SFIO वाला बताया, यहाँ पे कॉग्निजेबल होता है, बट नॉन कॉग्निजेबल कब होता है? सर नॉन कॉग्निजेबल कब होता है सर? सर नॉन कॉग्निजेबल मतलब यहाँ पे वारंट चाहिए। तो सर ये सारे हम क्या पढ़े सर? हमने पढ़ लिया ना सर, कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस क्या बोलते हैं? ऑफेंसेस किया तुमने तो नॉन कॉग्निजेबल मतलब वारंट चाहिए। तो सर ये वही बोल रहा है कि रिटन एप्लीकेशन कंप्लेंट मेड फ्रॉम, किसके द्वारा वारंट मिलेगा, किसके द्वारा रिटन एप्लीकेशन कंप्लेंट मेड होना चाहिए। तो सर यहाँ पे नाम दिया सर, किन किन द्वारा हम इसको कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं आप कमिटेड फ्रॉड का, ठीक है। तो किसने कंप्लेंट किया हो? मान लो ROC ने कंप्लेंट किया हो,
मतलब हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं क्योंकि सारे नॉन कॉग्निजेबल है, सिर्फ एक्सेप्ट एसएफआई वाले हैं। तो भाई किसके द्वारा अरेस्ट वारंट निकला हो या किसने अरेस्ट वारंट के लिए बोला हो, तो यहाँ पहले बोला आरओसी, ठीक है, आरओसी बोला हो, क्योंकि आरओसी क्या होता है, करता धरता होता है, सिंपल कंपनी का माता पिता जो समझ लो आरओसी होता है। तो आरओसी ने कंप्लेन किया, भाई वो मेंबर है ना, मेंबर मान लो कंपनी का डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर उसने फ्रॉड किया है, तो हम इसको उठा के ले जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन मेड बाय आरओसी। पहला आदमी कौन निकला, आरओसी, आरओसी ने कंप्लेन किया हो तो नॉन कॉग्निजेबल हो जाता है, याद रखना, विदाउट एनी वर्ड उठा के ले जाते हैं तो एसएफआईओ वाला, ठीक है। आरओसी ने कंप्लेन किया हो या किसी शेयर होल्डर ने ही कंप्लेन किया हो या मेंबर ने कंप्लेन किया हो कंपनी के, तो सर ये सब क्या है सर, ये सब बस पढ़ रहे कि कहाँ कहाँ नॉन कॉग्निजेबल होता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है सर, वारंट चाहिए हमें, रिटन एप्लीकेशन चाहिए, किसके द्वारा, कंप्लेन मेड बाय आरओसी द्वारा, या किसी मेंबर या शेयर होल्डर ने खुद कंप्लेन किया हो, या किसी एनी ऑफिसर ऑफ सीजी या एसजी। सर मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको कंप्लेन किया है, जीएसटी डिपार्टमेंट लिख के दिया है कि फलना मान लो ऐसे करके कि एबीसी लिमिटेड है, उसने क्या किया, 200 करोड़ का फ्रॉड किया सर, हम रिटर्न में लिख के दे रहे हैं सर प्लीज़ अरेस्ट, ठीक है, तो अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एनी ऑफिसर ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर ने क्या किया सर, रिटन कंप्लेन किया सर, रिटन कंप्लेन किया है, तो हम उसको कॉग्निजेंस जानकारी में लेके उस ऑफेंसेस को देखते हुए जो किसी मेंबर ने या कंपनी ने ऑफिसर ने किया है, हम उसको क्या कर सकते हैं, वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है सर, नॉन कॉग्निजेबल, जहाँ पे हम किसी के रिटन एप्लीकेशन के बेसिस पे अरेस्ट करते हैं। किन किन द्वारा रिटन एप्लीकेशन, या आरओसी ने किया हो, मेंबर शेयर होल्डर्स ने किया हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने किया हो, इन बेसिस को लेके क्या कर सकते हैं सर, उनको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर ये आता है कौन से, ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, फिर से रिवाइज मार दो एक बार, ठीक है। कंपाउंडिंग समझ गया था हमने सर। ऑफेंसेस टू बी नॉन, देखो कंपनीज एक्ट के सारे ऑफेंसेस क्या होता है, रिवाइज करवा रहा हूँ, कंपनीज एक्ट के सारे ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, मतलब अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए और बेल भी हो सकता है, एक्सेप्ट कौन सा सर, एक्सेप्ट सर, एक्सेप्ट बड़े वाले फ्रॉड, बड़े वाले फ्रॉड मतलब सर एसएफआईओ वाला, ठीक है, एक्सेप्ट एसएफआईओ, एसएफआईओ वाला में कोई रिटर्न एप्लीकेशन कंप्लेन में भी नहीं किया होगा ना, मेड भी नहीं किया होगा ना, और वो बेलेबल भी नहीं होता सर, नॉन बेलेबल होता है, उठा के ले जाएंगे तुम्हें और बेल भी नहीं देंगे, बॉन्ड तुम साइन कर दो, कुछ नहीं देने वाले वो। तो एसएफआईओ वाला जहां दिख जाए सर, ये क्या होता है, ये होता है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और उसके अलावा सारा प्रोविजन कंपनीज एक्ट क्या है सर, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ठीक है। क्या बोला है, कोर्ट लेगा, कोर्ट में क्या कहते हैं स्पेशल कोर्ट, ये सारे कोर्ट आ गए, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, जानकारी लेगा, ऑफेंसेस किसने किया, मेंबर ने किया यानी कि ऑफिसर ने किया, ऑन एंड रिटन कंप्लेन मेड बाय, किसके द्वारा, आरओसी के द्वारा कंप्लेन मेड हुआ हो, क्वेश्चन बन सकता है शेयर होल्डर के द्वारा कंप्लेन मेड हो, या किसी ऑफिसर ऑफ सीजी ने कंप्लेन मेड किया हो, तो उसके द्वारा क्या कर सकता है कोर्ट, इसको नॉन कॉग्निजेबल बेसिस पे अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल सिंपल क्या होता है, अरेस्ट वारंट इन रिटन मेड होना चाहिए इनके द्वारा, दैट्स इट, सिंपल ये सेक्शन यही बोलता था, ठीक है। तो ये 439 खत्म हुआ। देखो मैं थोड़ा जानकारी क्या पूरा जानकारी दे रहा हूँ, बस आपको सेक्शन को रिटेन करना है, एग्जाम्पल समझ के रिटेन करना है। एसएफआईओ वाला इंपॉर्टेंट याद रखना, वो क्या होता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। अब सर क्या है नेक्स्ट है 442। सर ये क्या है, ये है सर मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। सर कुछ याद आ रहा है सर, सर हमने पढ़ा है सर, कहीं ना कहीं ये वर्ड देखा लग रहा है सर, धुंधला नजर आ रहा है बट क्लियर नहीं हो रहा है सर, बताओ ना सर। देखो सर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पढ़ा है आपने 1996, वहाँ पे ये कंसिलिएशन वर्ड था सर, सेम है, बट वहाँ पे इसको गवर्न करता था वो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, यहाँ पे इसको गवर्न करता है सीजी, बस अंतर यही है, यहाँ कुछ रूल्स चेंज है वो पढ़ेंगे हम। सर अब बताओ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल क्या होता है, देखो सर इसको बोलते हैं छोटा कोर्ट, सपोर्ट कोर्ट ये है ना, तो इसमें एक मीडिएशन पैनल होता है, जस्ट लाइक अ कोर्ट होता है, जस्ट लाइक अ कोर्ट, ठीक है, जस्ट लाइक अ कोर्ट। देखो कोर्ट के अंदर ही एक है ना पैनल बना रहता है, मीडिएशन पैनल, ये है ना जस्ट लाइक अ कोर्ट होता है, पहले यहाँ पे ना समझौता करते हैं, नहीं सुधरता फिर लिटिगेशन में जाते हैं, बट ये जस्ट लाइक अ कोर्ट होता है, कोई कोर्ट नहीं होता, जस्ट लाइक अ कोर्ट होता है, ठीक है। छोटा कोर्ट बोल लो, जो बोल लो, जस्ट लाइक अ कोर्ट बोलो, ठीक है। सर बताओ और क्या है, सर बताओ इसमें, सर पहले बताते हैं मीडिएशन। सर मीडिएशन मतलब सर मीन्स इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी इन क्या सर डिस्प्यूट, मतलब दो पार्टी के बीच
झगड़ा था, इसको सुलझाने के लिए मीडिएटर आया, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, इंटरवेंशन हुआ, ये बीच में आया मीडिएटर ऑफ थर्ड पार्टी बन के आया, ठीक है। मीन्स इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी इन डिस्प्यूट, इसको मिटा देता हूँ, इन डिस्प्यूट विथ इंटेंशन। तो ये क्यों आया मीडिएशन भाई, विथ इंटेंशन टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट। मतलब तुम्हारे जो बीच में डिस्प्यूट था ना, उसको कोर्ट कचहरी से दूर करके एक छोटा सा कोर्ट करते, मीडिएशन पैनल करते, इसमें आके इसको सुलझाने की कोशिश किया, ये रिजॉल्व करने आया सर। ये आके सुपरवाइज नहीं कर रहा। देखो आर्बिट्रेशन कंसलेशन में पढ़ा सर, कंसलेशन मतलब क्या होता है, सुपरवाइज करता है, फ्रेंडली मैनर में होता है। बट मीडिएशन क्या करता है ना, सेटलमेंट आर्बिट्रेशन होता है, ये ना रिजॉल्व करता है, आपका जो मैटर झगड़ा चल रहा है ना उसको आके रिजॉल्व करता है। तो ये वर्डिंग याद रखना, रिजॉल्व करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है मीडिएशन। देखो ये इंपॉर्टेंट, क्या मैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो बस एक डिफिनेशन आइडिया होना चाहिए, मीडिएशन मतलब क्या होता है, इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन होता है। क्यों होता है, तो रिजॉल्व डिस्प्यूट करना, क्योंकि तुम्हारा डिस्प्यूट है, या तुम्हारा डिस्प्यूट है उसी को रिजॉल्व करना है। डिस्प्यूट नहीं है तो रिजॉल्व क्या करेगा, तो डिस्प्यूट होना चाहिए रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है सर। नेक्स्ट सर कंसिलेशन, देखो वर्डिंग पहले बता रहा हूँ, डेफिनेशन क्या है। सिंपल मीन्स अ प्रोसेस ऑफ, देखो ये भी क्या करना है, सेटलिंग द डिस्प्यूट इन फ्रेंडली मैनर। ये बस ना फ्रेंडली मैनर में होता है, इनफॉर्मल मैनर में होता है। मतलब यहाँ पे तुम ही डिसाइड करोगे कैसे क्या आएंगे, क्या है कंसिलेशन, क्या क्या होने वाला है, सब तुम ही डिसाइड करोगे। मतलब प्रोसेस क्या है, सिंपल ही बात है, फ्रेंडली मैनर में होता है। एक सुपरवाइज कर रहा है आपको, यहाँ पे डिस्प्यूट को सुपरवाइज कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि देखो ऐसे करो हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये आया ही आपको रिजॉल्व करने के लिए। जैसे दो बीच में झगड़ा हो रहा है ना, तो थर्ड आया है आपको झगड़े को सॉल्व करने। ये बता रहा है कि देखो झगड़ा को एक काम करो, ऐसे मुंह मत जाओ, झगड़ा को ना ऐसे ले चलो, इसको यहाँ पे आके फाइनल कंक्लूजन मिल सकता है। ये आपको सुपरवाइज कर रहा है एक फ्रेंडली मैनर में, आपका दोस्त बन गया है, ये आपका क्या गार्जियन बन गया है। ये आपको डांटेगा, सब कुछ रहेगा, आपको है ना एक रिजॉल्व करने का आइडिया देगा। ये आपको ना सुपरवाइज करेगा फ्रेंडली मैनर में। ये कोई डांटे चिल्लाएगा नहीं, बताएगा देखो भाई तुम ऐसे चलते रहो, सब सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मेडिएशन कंसिलेशन बस एक अंतर है फॉर्मल इनफॉर्मल में। मेडिएशन थोड़ा ना फॉर्मल वे में होता है, कोर्ट का ही पार्ट होता है, कोर्ट के अंदर ही एक मेडिएशन पैनल बनता है, उसको रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करते हैं, मीडिएटर होता है। कंसिलेशन क्या होता है, एक फ्रेंडली मैनर में काम होता है ये, ठीक है। अब सर आगे बताओ सर। अब देखो मेडिएशन कंसिलेशन कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले मेडिएशन कंसिलेशन पैनल कौन बनाएगा, देखो मेडिएशन एंड कंसिलेशन एक पैनल होता है। देखो क्वेश्चन आता है कौन बनाएगा पैनल, तो ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना तो एक याद रहेगा कौन बनाएगा पैनल। तो याद रखना सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू बी नोन एज, देखो याद सीजी याद रखना। सर मतलब सर मान लो ये कंपनी के ए और बी दो लोग में झगड़ा था, डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट क्या था सर, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के वैल्यू को लेके, ठीक है। अब एक सोचो ना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला ये झगड़ा था, डिस्प्यूट था। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला, एक काम करो मेडिएशन चले जाओ, मेडिएशन पे चले जाओ। और मेडिएशन में पैनल में ना हमने एक है ना बंदे को अपॉइंट कर रखा है, ये क्या है, ये रजिस्टर वैल्यूअर है। मतलब सीजी शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, मतलब जैसा मैटर रहेगा वैसा एक्सपर्ट वो सीजी बना सकता है। मान लो ये बिल्डिंग का मैटर नहीं होता, शेयर सिक्योरिटीज का मैटर होता है, तो बोलता है एक काम करो मेडिएशन में चले जाओ, यहाँ पे ना कैपिटल मार्केट का बंदा बैठा है आपके झगड़ा सुलझाने के लिए। तो कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है मेडिएशन कंसिलेशन पर। याद रखना कौन बनाता है, सीजी बनाता है, सीजी मेंटेन करता है, पैनल को मेंटेन करता है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सपोज कंपनीज एक्ट, देखो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। सपोज इनके बीच डिस्प्यूट हुआ, क्या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, देखो आर्बिट्रेशन की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये डायरेक्ट जा सकते हैं मेडिएशन में। मतलब बोले चलो मेडिएशन चलते हैं, बताना आंसर सोच के बताना। क्या डायरेक्ट मेडिएशन जा सकते हैं, चलो मेडिएशन में इसको सुलझाते हैं, कंसिलेशन सुलझाते हैं, डिस्प्यूट हुआ हमारे बीच, चलो मेडिएशन ले चलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 की बात करो, आर्बिट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना नहीं जा सकते। बताऊंगा क्यों नहीं जा सकते, ठीक है। डिस्प्यूट है बट आप डायरेक्ट मेडिएशन नहीं जा सकते हैं, क्यों बताता हूँ। देखो
बिफोर गोइंग टू मीडिएशन एंड कंसिलिएशन it is important that, देखो क्या बोल रहा है, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन में जाने से पहले इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो सर, इंपॉर्टेंट दैट केस शुड बी पेंडिंग। कहाँ सर, कहाँ पेंडिंग होना चाहिए? बिफोर ट्राइब्यूनल, मतलब तुम डायरेक्ट नहीं आ सकते हो, तुम्हारा केस बता दूंगा अभी बताता हूँ, रुक जाओ, या सेंट्रल गवर्नमेंट या अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। देखो क्या बोल रहा है, मान लो ये बंदा और ये बंदा का डिस्प्यूट था, ठीक है, डिस्प्यूट था, और ये कहाँ गया सर, ये बंदे लोग कहाँ गए, ये बंदे लोग गए कहाँ गए सर, ट्राइब्यूनल में। अब ये ट्राइब्यूनल का चक्कर काट रहे हैं, 1-2 साल बीत गया, सपोज मान लो 2 साल बीत गया। ट्राइब्यूनल बोल रहा है भाई मेरे को तेरा शक्ल अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोला यार मेरे को तेरा खुद शक्ल अच्छा नहीं लग रहा है, हम दोनों को एक दूसरे का शक्ल अच्छा नहीं लगा, काम करो। ट्राइब्यूनल बोला कि देखो तुम्हारे मैटर को ना हम मीडिएशन पैनल भेज देते, जाओ नए लोगों को देखो और मैटर सॉल्व करके आना वहाँ से। तो देखो ऑलरेडी डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट पेंडिंग था, देखो यहाँ पे फाइनल हो जाता तो डिसीजन आ जाता, बट कुछ पेंडिंग था ना यहाँ पे, मतलब ना तुम्हें ट्राइब्यूनल डिसीजन दे पा रहा है ना ये डिसीजन के फाइनल कर पा रहे हैं, तो कुछ पेंडिंग था ना। अब ऑलरेडी जो मैटर ट्राइब्यूनल पास पेंडिंग है और कहाँ का पेंडिंग है, और सीजी के पास पेंडिंग है या अपीलेट ट्राइब्यूनल पास पेंडिंग है, इस मैटर को मीडिएशन में भेज सकता है ट्राइब्यूनल, या पार्टी चाहे तो खुद बोल सकता है ट्राइब्यूनल हमें तुम्हारा चेहरा देखने का मन नहीं कर रहा यार, तुम ना डिसीजन दे रहे हो, हमें दोहरा रहे हो, एक काम करो हमारे मैटर को मीडिएशन में भेज दो। तो मीडिएशन में जाने से पहले है ना मैटर कहीं पे पेंडिंग होना चाहिए, फाइनल हो गया तो मैटर यहीं खत्म, बट ये मैटर यहाँ पेंडिंग था ना ट्राइब्यूनल डिसीजन दे रहा था ना पार्टी डिसीजन पे आ रही थी। तो मीडिएशन में कौन भेज सकता है मैटर को, देखो मीडिएशन में भेज सकता है ट्राइब्यूनल भी भेज सकता है और पार्टीज भी भेज सकता है, बट पार्टीज डायरेक्ट नहीं जा रहा है। पार्टीज पहले कहाँ गया था, पहले ट्राइब्यूनल पास गया था, ट्राइब्यूनल से नहीं हो पाया तो पार्टी ने एप्लीकेशन दिया सर एक काम करो मीडिएशन में भेज दो, ऐसे भी हमें आपका चेहरा नहीं पसंद आ रहा है, या ट्राइब्यूनल बोले कि यार तुम्हें क्या पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को खुद नहीं पसंद आ रहा है, मैं तुम्हारा मैटर मीडिएशन में भेज रहा हूँ। तो याद रखना मीडिएशन डायरेक्ट नहीं होता, मीडिएशन जाने के लिए पहले आपको मैटर पेंडिंग होना चाहिए, कहाँ, या तो ट्राइब्यूनल मैटर पेंडिंग होना चाहिए, या सीजी होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर पेंडिंग होना चाहिए, या अपीलेट ट्राइब्यूनल मैटर पेंडिंग होना चाहिए, फिर यहाँ से मैटर जा सकता है मीडिएशन में। मतलब मीडिएशन जाने के लिए सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप खुद ट्राइब्यूनल पर जाना पड़ेगा आपको, या सीजी पर जाना पड़ेगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा, तब उन दोनों को चेहरा पसंद नहीं आता तो दोनों में से चाहे तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है क्या पार्टी जा सकती है मीडिएशन, हाँ जा सकती है, बट फर्स्ट पार्टी जाएगी ट्राइब्यूनल पे, देन पार्टी एप्लीकेशन डाल सकती है प्लीज मैटर को मीडिएशन डालो, हमें तुम्हें मजा नहीं आ रहा, तुम सपोर्टिव नहीं हो, तुम डिसीजन नहीं दे पाओगे, मीडिएशन डालो, या ट्राइब्यूनल भी जा सकती है। तो कौन कौन पार्टी जा सकती है, पार्टीज एंड ट्राइब्यूनल दोनों जा सकती है, ठीक है। तो वर्डिंग क्या है देखो, और ये समझ गया ना आप, ये क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट मीडिएशन नहीं हो सकता, पहले ट्राइब्यूनल फिर ट्राइब्यूनल, पेंडिंग मैटर को याद रखना मीडिएशन। देखो वर्डिंग क्या है, देखो यहाँ तो क्लियर हो गया, पेंडिंग होना चाहिए, मेन क्या होना चाहिए, केस शुड बी पेंडिंग होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पेंडिंग था, फाइनल हो जाता तो मैटर खत्म हो जाता, ठीक है। एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय किन के द्वारा, क्या बोला मैंने, पार्टीज भी जा सकती है, एनी पार्टीज टू प्रोसीडिंग, जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रहा है ना वो भी बोल सकती है मैटर क्या करो मीडिएशन या कंसोलिडेशन में डाल दो, या सीजी या ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल या कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। मतलब क्या बोला, कोर्ट भी आपका मैटर भेज सकती है, कोर्ट बोली हमें तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं, हम तुम्हारा मैटर मीडिएशन भेज रहे हैं, भेज दो, या पार्टीज भी एप्लीकेशन डाल सकती है कि सर हमें आपका चेहरा पसंद नहीं, हमारा मैटर मीडिएशन भेज दो। बट पहला मैटर कहाँ पेंडिंग होना चाहिए, ऑलरेडी कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल सीजी में पेंडिंग होना चाहिए, पेंडिंग मैटर जाते हैं मीडिएशन में, ठीक है। ठीक है, ये हमने जाना मीडिएशन और कंसोलिडेशन में मैटर कब जाता है। अब सेकंड क्या जाना है सर, अब आता है मीडिएशन कंसोलिडेशन में कितने लोग होते हैं, ठीक है। पैनल, देखो पैनल किसने बनाया, पैनल बनाया सीजी ने। अब पैनल डिसाइड कर सकता है वन और मोर मेंबर्स, या ट्राइब्यूनल के पास मैटर गया, ट्राइब्यूनल भी डिसाइड कर सकता है वन। देखो सिंपल ये समझो, मीडिएशन में एक
या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे लिमिट नहीं डाल रखा है, एक कंसोलिडेशन में लिमिट नहीं डाल रखा है। वहाँ पे सर कंसोलिडेशन में लिमिट था 1 से लेकर 3 लोग ही होना चाहिए, आर्बिट्रेशन में इवन नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, यहाँ बोला कि एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जैसा क्या हो, जैसा क्या कहते हैं मैटर संगीन हो, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लोग उठा सकते हो, पैनल बना सकता है कि चाहे तो 10 लोग ला ले, 11 लोग ला ले, जैसा मैटर संगीन हो उस हिसाब से। तो ये बस एक रीडिंग के लिए था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या आता है, इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे ये आता है, पैनल शैल मैंडेटरी है सर, शैल डिस्पोज सच मैटर, जो पेंडिंग मैटर आपको पैनल ने, देखो बताता हूँ, सच मैटर विद इन पीरियड ऑफ 3 months। सर मतलब क्या बोला सर, सपोज 2 पार्टी में डिस्प्यूट था, ठीक है, 2 पार्टी में डिस्प्यूट था, ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों गए पहले ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल ने मैटर बढ़ाया, यहाँ पे ट्राइब्यूनल आ गया, ट्राइब्यूनल बोला यार देखो हमें तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, हम तुम्हारा मैटर डाले मीडिएशन में, तो मैटर मीडिएशन में डाल ले और मीडिएशन मैटर ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। अब जब मैटर ट्रांसफर हुआ ना मीडिएशन को या मीडिएटर को, यहाँ से 3 महीने में ख़त्म करो मीडिएशन या कंसोलिडेशन जो भी है, ख़त्म करो, तो डिस्पोज करो, ख़त्म करो कितने महीने में, पीरियड ऑफ 3 months। कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस मतलब जो भेजा उन्हें, पेंडिंग मैटर भेजा, रेफरेंस किसके द्वारा, किस द्वारा भेजा गया, मैंने बताया है कि देखो किस द्वारा रेफरेंस भेजा गया, क्योंकि मैटर कहाँ का पेंडिंग था, ट्राइब्यूनल पास, सीजी पास, एटी पास, तो रेफरेंस भी यही तीनों भेज पाएंगे, मेड बाय सीजी, अपीलेट ट्राइब्यूनल या ट्राइब्यूनल खुद। तो 3 महीने में डिस्पोज ऑफ करो, और कब से डिस्पोज ऑफ करो, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे रेफरेंस मेड किया था, जैसे ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे रेफरेंस मेड किया था, तो यहाँ से 3 महीने में, या मान लो यहाँ पे रेफरेंस मेड किया तो यहाँ से 3 महीने में मैटर डिस्पोज ऑफ करो, चाहे तो 10 दिन में करो, 20 दिन करो, लास्टली 3 महीने में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब मान लो एनी एग्रीव पार्टी, सर एग्रीव पार्टी हो सकता है सर, मतलब मीडिएटर का फैसला पसंद नहीं आया, सब मीडिएटर का फैसला पसंद नहीं आया सर, तो क्या कर सकते हैं, तो सिंपल समझो, मैटर वहीं चला जाएगा जहां से आया था। मतलब सर ये याद रखना, मैटर मतलब मान लो मीडिएटर ने फैसला दिया कि तुम्हें ना पार्टी ए तुम्हें 2 करोड़ देना है, पार्टी बोला पागल है क्या, तो पार्टी ए क्या मैटर वापस चला जाएगा लेके, पार्टी चला जाएगा मैटर ये ट्राइब्यूनल पास, बोला ट्राइब्यूनल तुम्हारा मीडिएटर खराब, भाई तुम ही ठीक, तो मैं तुम्हारा चेहरा अच्छा लग रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये मान लो सीजी ने रेफरेंस दिया था, जिसने रेफरेंस दिया मैटर वहीं पे चला जाएगा घूम के, ऑब्जेक्शन वहीं पे फाइल हो जाएगा कि सीजी मीडिएटर खराब है, तुम भी बहुत अच्छे, तुम भाई भगवान थे हमारे लिए, गलती कर दी हमने बोल के, तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं था हमें, ठीक है। और क्या बोला सर, फीस ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है सर पार्टीज भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है मीडिएशन जाने के लिए, ठीक है, फॉर मीडिएशन। सर कितना होगा सर फीस, सर एज मे बी प्रिस्क्राइब, सर एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब सर प्रिस्क्राइब जहाँ आएगा समझना रूल्स की बातें कर रहा है, और ये रूल्स हमारे चैप्टर में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ लिमिट नहीं देखा है कि अब याद नहीं करना है सर, याद क्या करना है सर, याद करना है ये 3 महीने में मेडिशन खत्म होना चाहिए, मेडिशन में एक या एक से ज़्यादा लोग पे पैनल बन सकता है, एक्सपर्ट्स का पैनल बन सकता है, ठीक है, जैसा मैटर होगा उतने एक्सपर्ट ला सकते हैं। रेफरेंस मेड होने से 3 महीने मैटर डिस्पोज चाहिए, मैटर नहीं पसंद आया ऑब्जेक्शन करना है तो वहीं पे ऑब्जेक्शन कर दो जिसने रेफरेंस मेड किया था, जैसे मान लो ट्राइब्यूनल ने भेजा था मैटर जो पेंडिंग था, ट्राइब्यूनल पास वापस चले जाओ, ठीक है। सो एक काम करते हैं आज कितना ही रखते हैं क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है, कल कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट।